नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, खबर जयपुर से, खबर बहुत बड़ी है। खबर का संबंध मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से है। बताया जा रहा कि रात्रि 12:30 बजे के बाद जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में दौसा जिले की सालावास जेल के अंदर से एक फोन आता है और फोन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलती। जैसे ये धमकी पुलिस को मिलती है, पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है और इस फोन कॉल की जब लोकेशन ट्रेस की जाती है तो ये दौसा की सालावास जेल के अंदर की ये लोकेशन मिलती है। तो वहां सूचना दी जाती है, जेल को घेर लिया जाता है। सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच यहां कम से कम 400 पुलिसकर्मी सर्च अभियान चलाते हैं और जो आरोपी है रिंकू रेडवा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहां से उसके यहाँ जो फोन है, मोबाइल फोन, वो भी जब्त कर लिया जाता है। अब सवाल पुलिस महकमे पर, पुलिस अधीक्षक जो जेल अधीक्षक है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोबाइल फोन अंदर जेल के अंदर कैदियों के पास कैसे चले गए। और ये बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो जेल अधीक्षक है या जेल के अंदर तैनात पुलिसकर्मी है वही इसके आरोपी होते हैं, वही दोषी होते हैं। उन्हें ये सजा कैसी दी जाती है, क्योंकि अगर उन्हें सजा नहीं दी जाती है तभी तो इस प्रकार की बार बार घटनाएं सामने आ रही हैं। अब बताया जा रहा है कि रिंकू रेडवा जो वो पोक्सो एक्ट के अंदर 2022 से जेल के अंदर बंद है और पिछले साल भी यानी आज से 7 महीने पहले भी भजनलाल, मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा, उन्हें वहीं दौसा की जेल से ही फोन कॉल आती, उन्हें जयपुर की पुलिस कंट्रोल रूम में ही ये धमकी मिलती है। वो जो आरोपी था वो नीमो बताया जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और उसे भी इसी प्रकार लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये तीसरा मौका है, तीसरी बार भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने के बाद इस प्रकार जान से मारने की धमकी मिली है। तो इसमें कहीं ना कहीं जेल प्रशासन जो आरोपी है और जेल के ऐसे जो कर्मी है, पुलिसकर्मी है, उनकी छानबीन गहनता से होनी चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है। अपने आप उड़ के तो मोबाइल फोन जेल के अंदर आ नहीं गया, पुलिस कर्मियों के सहयोग से ही इस प्रकार ये मोबाइल फोन अंदर आया जेल के और इस प्रकार एक कैदी, एक अपराधी, सजा याफ्ता कैदी के हाथ में फोन आया और वो इस प्रकार वो खुलेआम धमकी दे रहा है, वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। तो ये बहुत ही एक बड़ी खबर है। आइंदा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, ऐसे सख्त बंदोबस्त किए जाने चाहिए। ये जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होती है और जेल के अंदर जो पुलिसकर्मी है, पुलिस अधीक्षक होता है, जेल अधीक्षक होता है, जेलर होता है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है, उनकी ये लायबिलिटी होती है। इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है बार बार? क्योंकि ये तीसरा मौका जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी मिल रही है। तो साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में। सारी देश की बेटियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने जा रही हूँ। बहनों की ओर से धन्यवाद करने जा रही हूँ, देश की बेटियों की ओर से धन्यवाद करने जा रही हूँ। सारी देश की बेटियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने जा रही हूँ। मेरा नाम रुचिता गोयल है। हम सब त्रिनगर से आए हैं, सारी महिलाएं, अग्रवाल महिला समाज से सारी महिलाएं हैं और हम इतने प्रफुल्लित हैं, इतने खुश हैं जैसे कि हम सब सीएम बन गए। रेखा गुप्ता जी का साथ हमारे साथ 20 साल से है लगभग। हम जितने प्रोग्राम करते हैं, कोई आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ हो जिसमें रेखा जी ने नहीं आई हो। और रेखा जी हम सबके साथ इतना मिलजुल के रहती है, बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छे विचारों वाली और बहुत धार्मिक लेडी है। हमें लगता है अब नई दिल्ली का विकास होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि रेखा गुप्ता को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया?
प्रवेश वर्मा को क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि आज से 27 वर्ष पहले साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, और 27 वर्षों के बाद अब भाजपा को दूसरी बार दिल्ली की गद्दी मिली है, दिल्ली के अंदर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला है। तो प्रवेश वर्मा नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है वहां से जीते हैं, और आज से पहले जब से दिल्ली एक राज्य का दर्जा दिल्ली को प्राप्त हुआ है, तब से लेकर आज तक दिल्ली से जीतने वाले ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद मिला है। क्योंकि शीला दीक्षित 15 वर्षों तक लगातार कांग्रेस की वो मुख्यमंत्री दिल्ली की रही थी, और वो भी इसी नई दिल्ली सीट से ही जीत कर आई थी, और लगातार 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। और उसके बाद उसे हराकर नई दिल्ली की सीट से ही अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हराया और मुख्यमंत्री बने थे। अब प्रवेश वर्मा ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर ये सीट जीती थी, लेकिन प्रवेश वर्मा के कयास लगाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल थी, गोदी मीडिया ने भी इसी प्रकार के संकेत दिए थे, इसी प्रकार की खबरें चलाई थी कि प्रवेश वर्मा, साहब सिंह के लड़के प्रवेश वर्मा ही आगामी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। और प्रवेश वर्मा भी कहीं ना कहीं मन ही मन उसके भी लड्डू फूट रहे थे, और वो भी मुख्य अपनी जीत हासिल करने के तुरंत बाद जाकर पीएम मोदी के पांवों में जाकर गिरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और ऐसी उसकी मुद्रा दिखाई दी कि वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनके सामने ऐसा दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, दावेदार नहीं होगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री की घोषणा की गई तो रेखा गुप्ता का नाम आया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि रेखा गुप्ता जो एक गालीबाज, इतनी अभद्र टिप्पणियां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्षी नेताओं पर देती रही, इतनी अभद्र टिप्पणियां, गालीबाज, ऐसी गालीबाज महिला को जो 2-2 बार विधायक के रूप में वो प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन वो 2-2 बार वो हार गई, और फिर भी उन्हें दिल्ली की गद्दी क्यों सौंपी गई, दिल्ली की मुख्यमंत्री क्यों उन्हें चुना गया? तो इसके पीछे मेरा मानना है कि क्योंकि एक अग्रवाल समाज का दिल्ली में बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, उसका प्रभाव भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, और अग्रवाल समाज से ही हैं, वो हरियाणा से हैं, और ये रेखा गुप्ता भी हरियाणा से है, और कहीं ना कहीं भाजपा के मन में ये जो सवाल जरूर आया होगा कि अग्रवाल समाज कि अरविंद केजरीवाल को लगातार 3 बार दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री पद पर बैठाया, तो क्यों ना अग्रवाल समाज से संबंध रखने वाली रेखा गुप्ता को ही क्यों ना मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसी प्रकार की ये कोई रणनीति बनाई होगी भाजपा ने। और दूसरी बड़ी बात ये भी हो सकती है कि भाजपा का जिस प्रकार भाजपा अपने आप को एक संस्कारी पार्टी बताती है, यानी संस्कारी पार्टी मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, जिस पार्टी के अंदर गालीबाज हों, विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हों, तो इस प्रकार के गालीबाज लोग जो हैं उन्हें ही प्रमोशन मिलता है, उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं भाजपा के अंदर। ऐसा ही जो छवि भाजपा की बन चुकी है। तो रेखा गुप्ता का जो इतिहास है वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल लोग खंगाल रहे हैं, और उनके ट्वीट जो हैं, जो पुराने ट्वीट उनके हैं, प्रियंका गांधी को लेकर हों, राहुल गांधी को लेकर हों, या अन्य किसी विपक्षी नेता के बारे में, तो ऐसी अभद्र टिप्पणियां, ऐसी गालीबाज मुख्यमंत्री बनाई गई, रेखा गुप्ता को ही चुना गया। तो ये मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद है, क्योंकि उन्हें इसी प्रकार के लोगों पर ज्यादा भरोसा रहता है, और इसी प्रकार के जो लोग हैं गुंडागर्दी करते हैं या अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, विपक्षी नेताओं को जलील करते हैं, तो ऐसे लोगों को भाजपा पसंद करती है, और ऐसे लोगों का प्रमोशन होता है पार्टी के अंदर। तो इसलिए ये 2 कारण ही मैं मानता हूं कि 2 कारणों से, क्योंकि एक तो अरविंद केजरीवाल अग्रवाल समाज से हैं, और वो लगातार 3 बार दिल्ली की जनता ने उन्हें पसंद किया, मुख्यमंत्री बनाया, और इसलिए रेखा गुप्ता भी अग्रवाल समाज से है, वो भी हरियाणा से है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर कैसी छवि है।
अरे अकेले करवा ले सोनू, सोनू अकेले एक अकेले कर दो। देखा जी अभी है खम्बन सर, थोड़ा पीछे हो जाओ ना, और भी तो है ये साइड में। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा प्लीज सर पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ ना थोड़ा। मैं कुछ कह रहा हूँ, सबका काम आप कर रहे हो, अब बोलो ढीला होना चाहिए। हाँ ठीक है। अरे भाई क्यों लग रहे हैं? चलो उधर सामने। सर एक मिनट, एक मिनट हो गया। मैम एक बैठ के, मैम एक चेयर में बैठिए सोलो। भाई साहब 2 मिनट जाओ, 2 मिनट जाओ प्लीज, सोलो करनी है। फाइल कहाँ गई? संजीव मंगल आ जाओ, संजीव मंगल। सारे लोग खड़े हैं यार, मुझे भी जानी पड़ेगी फोटो। एक मैम आपकी अकेले फोटो करनी। अरविंद जी मैं कहते बैन लगा दिया मेरे को, मैं कहते बैन लगा दिया मैम। हो सकता है रेखा गुप्ता को मोदी या अमित शाह पसंद करते होंगे, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के दूसरे अन्य जो भाजपाई नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके दिल में रेखा गुप्ता की कितनी जगह है, वो कितना उसे पसंद करते हैं, उन्हें देख लीजिए। जब वो जीत कर आई तब उन्हें गुलदस्ते जो है किन नेताओं ने दिए, और कैसे एक ही गुलदस्ते को बार बार दोहरा रहे हैं। वही जो भी आ रहा है वही एक गुलदस्ता मेज पर पड़ा है, उसी को उठा के बार बार उसे दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो वहाँ कोई भीड़ नहीं है, वहाँ कोई इतना बड़ा भाजपाई नेताओं का जमावड़ा नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी सी पूरी की गई थी। लेकिन ऐसे ही लोग जो गालीबाज हों, जिनकी इस प्रकार की छवि हो, तो ऐसे लोगों का किस प्रकार सम्मान किया जाता है भाजपा के अंदर, उन्हें कैसे प्रमोट किया जाता है, कैसे उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो साथियों, तीसरी मैं खबर आपको बताना चाहूंगा कि 27 फरवरी को रावला के अंदर महापंचायत है, उसमें किसान लोग फिर से एकत्र होंगे और बताया जा रहा है कि 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पहुंचेंगी। गांवों के अंदर ऐसी कमेटियां बनाई गई हैं, ग्रामों के अंदर गांव कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें एक एक ट्रॉली ट्रैक्टर भरकर किसानों का रावला पहुंचेगा। 27 फरवरी को ये देखने वाली बात होगी कि वहां 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंचती है या नहीं, कितने किसान लोग वहां पहुंचते हैं, क्योंकि सिंचाई पानी की मांग को लेकर 4 फरवरी से 10 फरवरी तक बड़ा आंदोलन किया गया। 10 फरवरी के बाद घेराव भी किया गया था गड़साना उपखंड कार्यालय का। उसके बाद 15 फरवरी को 3 जगह लूणकरणसर, NH 15 और सत्तासर और 911 यानी NH 911 के 12 MD टोल नाके पर चक्का जाम किया गया था और वहां हजारों की संख्या में किसान लोग पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद 17 फरवरी को अनूपगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के साथ ADM और अन्य अधिकारी लोग थे सिंचाई विभाग के, तो उनके साथ वार्ता हुई, समझौता वार्ता। उसके अंदर कुछ बिंदु रखे गए और उसमें जैसे सरसों का मामला था, जो किसानों की फसल के जो रावला के अंदर घोटाला हुआ था वो अभी तक भुगतान नहीं है, उसके बारे में भी ये एक मांग थी कि वो भुगतान किया जाए और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और सिंचाई पानी का तो बड़ा मुद्दा है ही, और इसलिए अब ये 27 फरवरी को जो महापड़ाव है वहाँ यानी महापंचायत होगी, उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। किसान लोग जो हैं, अगुआ नेता हैं, सत्या प्रकाश त्याग है, राजू जाट है, सुनील गोदारा है, अशोक चौधरी है, अशोक जाखड़ प्रधान प्रतिनिधि गढ़साना है, गोपाल डागला प्रधान प्रतिनिधि अनूपगढ़। तो इन तमाम नेताओं के आह्वान पर कितने लोग वहां पहुंचते हैं, कितने किसान लोग पहुंचते हैं, ये तो 27 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन 17 फरवरी को जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि 28 फरवरी के बाद यानी मार्च के पहले हफ्ता के अंदर सिंचाई पानी दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब फसलें सूख जाएंगी, जब सरसों की फसलें जिनको एक बारी पानी चाहिए था तब तो पानी दिया नहीं, और
कह रहे थे कि डैम के अंदर पानी नहीं है, लेकिन 28 तारीख के बाद पानी डैम में कहां से आ जाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है और 27 को पता चलेगा। अगर पानी सरकार देना चाहती है तो 27 से पहले कोई ना कोई सूचना जरूर इन किसानों की संयुक्त किसान मोर्चे को सूचना दे दी जाएगी। अगर कोई ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है, कोई पानी 28 फरवरी के बाद नहीं देने वाली है सरकार, तो भी पता चल जाएगा। तो साथियों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसान जो नेता है, अगू नेता है, उन्होंने भी आह्वान किया पूरे इलाके के किसानों को कि बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचें और अपने जो संख्या बल ही सरकार पर दबाव डालता है और कहीं ना कहीं सरकार तभी झुकेगी जब बड़ी संख्या में किसान लोग पहुंचेंगे। और मेरा अपना अनुभव है, इस 4 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक जिस प्रकार वहां किसान लोग पहुंचते रहे तो संख्या बहुत कम थी। और इसलिए क्योंकि हम पूरी तरह से जानते हैं उन किसानों को भी, गाँव में इस इलाके में इधर उधर घूमते रहते हैं, हमें पता है कि कौन लोग वहां गए थे और कौन नहीं गए थे। और मेरा आंकलन जो है वो ये है कि बड़े किसान बहुत बड़ी संख्या में जो 5-4 मुरबे जमीनों के 10-10 मुरब्बों की जमीन की वो काश्त करते हैं, तो बड़े किसान लोगों की संख्या बहुत कम, वो गिने चुने ही संख्या में वहां पहुंचे थे। और अमूमन जो 5-10 बीघा, 1 मुरब्बा या आधे मुरब्बे के जो किसान लोग हैं, मालिक हैं, वही ज्यादातर इस आंदोलन में पहुंचे थे। और अब भी लगता है कि इसी प्रकार के कम छोटे किसान लोग हैं वही ज्यादा वहां उनकी ही भीड़ होती है। बड़े किसान लोग जो हैं वो इस तरह की आंदोलन में भाग ही नहीं लेते, क्योंकि 2004 और 5 के अंदर जो है किसान लोग छोटे बड़े सब लोग आए थे। उस समय तो मजदूर भी थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं केवल किसान ही संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ अब न तो कोई व्यापारी दिख रहे हैं और न बड़ी संख्या में किसान, और मजदूर तो वहां बहुत कम है। हाँ, घोषणाएं बहुत की हैं, पूरे अनेक जो किसान संगठन है, अनेक जो व्यापारिक संगठन है, दुकानदार संगठन है, सब ने घोषणाएं तो की है, समर्थन का ऐलान किया है, बार संघ ने भी ऐलान किया है, लेकिन वहां जब देखते हैं धरातल पर तो वहां ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। यही सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। तो साथियों, आप किसानों का जो संदेश है उसको किस प्रकार सच में तब्दील करते हैं, वहां पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये आप पर निर्भर है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।